हे गाइस, वेलकम टू द कॉन्सेप्चुअल्स। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं CMR 2017 का चैप्टर नंबर 11 प्रिकॉशंस अगेंस्ट डेंजर्स फ्रॉम फायर, डस्ट, गैस एंड वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले ये रेगुलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रेगुलेशन नंबर 102 का सब रेगुलेशन नंबर 10 बताना चाहता हूँ, जिसमें कि ये दिया गया है कि अगर कोई भी ट्रैक, पिछले चैप्टर में बताना भूल गया था मैं, ठीक है, अगर कोई भी ट्रैक्स हैं, ठीक है, और थोरोफेयर का वहाँ पे मतलब जो दिया गया है वो क्या दिया गया है कि कोई छोटी लाइन वाली अगर ट्रैक्स कहाँ से कनेक्ट होते हैं, मेन लाइन वाले ट्रैक से अगर कनेक्ट होते हैं तो उस जगह को थोरोफेयर कहा जाता है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, है ना, ये जो डिस्टेंस होती है ये 5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये डिस्टेंस 5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ उसमें बताई गई है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि आज के चैप्टर में और वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि गैसी सीम्स क्या होती हैं, प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए फायर के अगेंस्ट, कितने टाइप के फायर होते हैं, कितने टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, वेल्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं, और वाटर गैस एक्सप्लोजन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला रेगुलेशन जो है हमारा है रेगुलेशन नंबर 133, जिसमें कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोल सीम्स अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ गैसीनेस के बारे में बताया गया है कि कोल सीम्स को किस तरीके से क्लासीफाई हमें करना है। ठीक है, तो इसमें बोलता है कि अगर परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस जनरल बॉडी ऑफ एयर में जो है तो कितना है रेट ऑफ एमिशन, परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस या फिर रेट ऑफ एमिशन जो है गैस का, वो अगर ज़्यादा हो जा रहा है और इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि हमें हायर डिग्री ऑफ गैसीनेस में अपनी कोल सीम को कन्वर्ट करना पड़े, अपनी माइंस को कन्वर्ट करना पड़े, तो उस केस में ओनर, एजेंट या फिर मैनेजर 24 घंटे के अंदर क्या करेंगे, रीजनल इंस्पेक्टर को इस इंक्रीज़ के बारे में इन्फॉर्म करेंगे और रीजनल इंस्पेक्टर 30 दिन के अंदर जब उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई, उसके 30 दिन के भीतर उसे कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। पहले वो इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वेरीफाई करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा और फिर डिग्री ऑफ गैसीनेस जो है तो वो क्लासीफाई कर देगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, अब जितने भी प्रिकॉशंस जरूरी होंगे, जितने भी प्रिकॉशंस, अब देखिए क्या होता है कि डिग्री ऑफ गैसीनेस मान लीजिए रीजनल इंस्पेक्टर ने नहीं क्लासीफाई किया, ठीक है, और जब तक नहीं क्लासीफाई करता है तो हायर डिग्री ऑफ गैसीनेस में अगर आपका सीम जा रही है, ज़्यादा रेट ऑफ एमिशन हो रहा है गैसेस का, तो उस केस में आप हायर डिग्री के हिसाब से जो भी प्रिकॉशंस लेने होंगे तो आपको लेने पड़ेंगे। सपोज दैट कि आपकी डिग्री 1 की गैसी सीम है और उसमें ज़्यादा एमिशन हो रहा है, डिग्री 2 में कन्वर्ट करना है, तो आप डिग्री 2 के हिसाब से, अभी तक डिग्री 1 के हिसाब से प्रिकॉशंस ले रहे थे, अब आपको डिग्री 2 के हिसाब से प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। और ये चीज़ आपको रीजनल इंस्पेक्टर जो है तो रिटर्न में ऑर्डर देगा और ये मतलब ये जो प्रिकॉशंस हैं ये आपको 60 दिन तक, मैक्सिमम 60 दिन तक आपको फॉलो करना है और इस टाइम पीरियड के भीतर रीजनल इंस्पेक्टर को डिसाइड करना है कि हायर डिग्री ऑफ गैसीनेस में चेंज करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, अगर आपकी गैसी सीम लोअर डिग्री ऑफ गैसीनेस में चेंज होना है आपकी गैसी सीम को, तो उस केस में भी ऑनर, एजेंट या फिर मैनेजर रीजनल इंस्पेक्टर को 24 घंटे के भीतर क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा। रीजनल इंस्पेक्टर 30 दिन के भीतर एक्शन लेना रहेगा रीजनल इंस्पेक्टर को कि उसका वेरिफिकेशन करे और इन्वेस्टिगेशन करे। ठीक है, अब 30 दिन में कम से कम एक बार ओनर, एजेंट या फिर मैनेजर का ये काम होता है कि 30 दिन में कम से कम एक बार रेट ऑफ एमिशन ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस का क्यूबिक मीटर पर टन, मतलब 1 टन कोयला रेज करने पर कितने क्यूबिक मीटर इन्फ्लेमेबल गैस निकल रही है, ये हर 30 दिन में कम से कम एक बार क्या करना है, इंस्पेक्शन करना जरूरी है, एग्जामिनेशन करना कंपलसरी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं कि हमारी जो गैसी सीम्स होती हैं उनमें अगर कभी आग लग जाती है तो किस टाइप से वो सीम्स दिखाई देती है, ये ओपन कास्ट माइन का सीन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि रेगुलेशन नंबर 134 है, जिसमें कि जनरल प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर, क्या 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 जनरली हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए फायर के अगेंस्ट में। तो ये कहता है कि किसी भी ऑयल, ग्रीस, कैनवास या फिर जो भी इन्फ्लेमेबल मटेरियल है उसको हमें माइन के अंदर स्टोर करके नहीं रखना है। ठीक है, जो भी फायर प्रूफ रेसेप्टिकल्स वगैरह होंगे, फायर प्रूफ जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, और रेसेप्टिकल मतलब क्या होता है, ये एक टाइप का हॉलो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें कि चीज़ों को रख दिया जाता है, जो इन्फ्लेमेबल मटेरियल होते हैं तो वो सेफ्टी से उसी में रखे रहते हैं। ठीक है, अगर रेसेप्टिकल है तो उसी में आपको अपने ये सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी। ठीक है, ग्रीसी या फिर ऑयली वेस्ट को
बिलो ग्राउंड नहीं रखना है, उसे सरफेस पे कंटिन्यूसली रिमूव करते रहना है। अगर ओपन कास्ट वर्किंग्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, तो जो ग्रीसी या फिर ऑयली वेस्ट वगैरह हैं तो उनको रेगुलरली वे क्या करना पड़ेगा, डिस्पोज करते रहना है हमें कंटिन्यूसली, ठीक है। अब किसी भी पर्सन को यह परमिशन नहीं है कि वो कोई भी नेक्ड लाइट या फिर लैम्प को टिम्बर, वुडन स्ट्रक्चर या फिर कोई भी अदर कंबस्टिबल मटेरियल के पास मतलब उसको थ्रो अवे करे, ठीक है। एडिक्वेट और सफिशिएंट अरेंजमेंट्स होने चाहिए माइंस में, हर एक माइंस में, ताकि जो फायर है उसको बहुत जल्दी से जल्दी क्या किया जा सके, डिटेक्ट किया जा सके, उसे कंट्रोल किया जा सके या फिर एक्सटिंग्विश मतलब बुझाया जा सके, ठीक है। आगे देखते हैं जिसमें कि ये कहा गया है कि शैल टेक मेजर एंड प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड कॉम्बैट द स्टार्ट एंड स्प्रेड ऑफ द माइन फायर्स। जो भी ऑपरेशंस हैं, ठीक है, अगर आग लगी है तो उस केस में क्या करना है, जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सारे ऑपरेशंस बंद कर देने हैं, ठीक है, और वर्कर्स को वहाँ से इवैक्यूएट कर देना है, एक सेफ लोकेशन पे ले जाके उनको प्लेस कर देना है वर्कर्स को, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये देख सकते हैं आपके ओपन कास्ट माइंस में किस तरीके से मतलब अंडरग्राउंड माइन में कोल सीम में आग लग गई थी, वो ऊपर तक आ गया है। यहाँ पे ब्रोकन ग्राउंड का आप एग्जाम्पल भी कह सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए सरफेस प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर हम देखते हैं कि सरफेस पे हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे, ठीक है। तो सरफेस के प्रिकॉशंस में ये कहता है, पहली पॉइंट जो सब रेगुलेशन नंबर 1 है उसमें ये कहता है कि जितने भी सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी सपोर्ट्स हैं, ठीक है, माइन एंट्रेंसेस के 10 मीटर के रेंज में वो सब के सब फायर प्रूफ मटीरियल से बने होने चाहिए, ठीक है। शेल या फिर जो भी कार्बोनेशियस मटीरियल है उनको हमें डंप नहीं करना है, डेड लीव्स को, ड्राई वेजिटेशन को कंटिन्यूसली रिमूव करते रहना है। वो जो है तो माइन एंट्रेंसेस के 15 मीटर के रेंज में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज़ का हीप नहीं होना चाहिए कंबस्टिबल मटेरियल का, और वही चीज़ आप रख सकते हैं इस 15 मीटर के भीतर जो अगले 24 घंटे में जिनका इस्तेमाल होना होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो उन्हें आपको रिमूव करना ही पड़ेगा, ठीक है। इनफ्लेमेबल मटेरियल शैल नॉट बी स्टोर्ड विद एन डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, ठीक है, ये तो अब मैं बता चुका हूँ आपको। अब किसी भी पर्सन को यह अलाउड नहीं है कि ओपन कास्ट वर्किंग के 15 मीटर के भीतर ओपन कास्ट वर्किंग के जो माइन एंट्रेंस है उसके 15 मीटर के भीतर वो कोई भी किसी भी प्रकार की आग जलाए, ठीक है। अगर उसे यह आग जलाना ही है तो वो मैनेजर से राइटिंग में परमिशन ले लेगा, भैया हमको आग लगानी है खदान में, ठीक है। और उसके बाद आगे देखते हैं जिसमें कि ये कहा गया है कि जो एक कॉम्पिटेंट पर्सन कोई भी 7 दिन में कम से कम एक बार जितने भी माइन के एंट्रेंसेस हैं टॉप पे, ठीक है, और ओपन कास्ट वर्किंग्स में उनके ब्रोकन ग्राउंड्स वगैरह के, ठीक है, ओपन कास्ट वर्किंग में वो सारी चीज़ों का इंस्पेक्शन करेगा 7 दिन में कम से कम एक बार, और ये पता करने की कोशिश करेगा कहीं पे आग तो नहीं लगी है, ठीक है, ब्रोकन ग्राउंड्स वगैरह तो नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो वहाँ पर पता करेगा, ठीक है। अगला रेगुलेशन है रेगुलेशन नंबर 136 जिसमें कि अंडरग्राउंड प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर के बारे में बताया गया है, ठीक है। थोड़ा जल्दी लगेगा तो आदत पड़ जाएगी आप लोगों को धीरे धीरे, ठीक है। अगर कोई भी गैसी सीम है, ठीक है, फर्स्ट या फिर सेकेंड डिग्री ऑफ गैसी सीम है, ठीक है। गैसी सीम क्या होती है कि जो रेट ऑफ एमिशन होता है गैसेस का फर्स्ट सेकेंड उसी के मतलब कि मीथेन का रेट ऑफ एमिशन के बेसिस पे 3 डिग्री में क्लासीफाई किया गया है सीम्स को, डिग्री 1 माइंस, डिग्री 2 माइंस और डिग्री 3 सीम्स, है ना। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि तो इसमें ये बोलता है कि अगर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग या फिर रिपेयरिंग ऑपरेटर्स है कोई भी, ठीक है, और उनका बिलो ग्राउंड यूज़ करना है तो आपको मैनेजर से पहले क्या करना पड़ेगा, राइटिंग में परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर 3rd डिग्री की गैसी माइन सीम है, ठीक है, तो उस केस में आपको रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड डिग्री में मैनेजर से, 3rd डिग्री में रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन आपको लेनी पड़ेगी अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग या फिर रिपेयरिंग ऑपरेटर्स नीचे ले जाना है जो जिसमें कि फ्लेम निकलती हो, ठीक है, जिससे कि आग लगने की संभावना रहती है। अब कोई भी पर्सन
कोई भी पर्सन पोर्टेबल लाइट को या फिर लैम्प को बिलो ग्राउंड लीव मतलब छोड़ेगा नहीं, ऐसे ही नहीं छोड़ के चलाएगा। वो क्या करेगा, अगर उसे छोड़ने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है तो वो क्या करेगा, जो भी वहाँ पे इंचार्ज होगा दूसरे इंचार्ज को वो सौंप के आएगा कि हाँ भैया अब हमारी जिम्मेदारी खत्म, अब आपकी जिम्मेदारी यहाँ से चालू होती है। और हर शिफ्ट के एंड में ठीक है, अगर आपकी जो माइंस है वो कंटिन्यूस शिफ्ट्स में नहीं चलती है, हर शिफ्ट के एंड में आपको क्या करना है, अगर आपकी कंटिन्यूस माइंस नहीं चलती है तो उस केस में आपको उस माइंस की जितनी भी लाइट्स हैं उन सबको बुझा देना है, पावर का कट ऑफ कर देना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। अब जितनी भी अनयूज्ड वर्किंग्स हैं, ठीक है, जो कि सरफेस से कनेक्टेड हैं वॉकेबल डिस्टेंस के थ्रू, ठीक है, मतलब कि आप पैदल चल के उन अनयूज्ड वर्किंग से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, मतलब सरफेस से कोई भी आसानी से पहुंच सकता है उन अनयूज्ड वर्किंग्स में अंडरग्राउंड में। तो उन अनयूज्ड वर्किंग्स को 30 दिन में कम से कम एक बार जो कॉम्पिटेंट पर्सन है वो इंस्पेक्ट करेगा कि कोई वहाँ पे दारू वारू तो नहीं पी रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक की जानी चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं। ये देख सकते हैं आप एनाटॉमी जो है माइंड फायर्स का किस टाइप से एनाटॉमी होता है। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, चाहे वीडियो पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, मैं ज़्यादा देर तो नहीं दिखा सकता, आप वीडियो पॉज करके इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें आपको अगर ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसको अलग से। अब आगे देखते हैं प्रिकॉशंस अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस हीटिंग। स्पॉन्टेनियस हीटिंग क्या होता है, अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन कर लेगी स्पॉन्टेनियस हीटिंग क्या होता है, तो क्या इसमें क्या किया जाता है कि जब हमारा कोल जो है एक्सपोज हो जाता है, एयर में हमारा कोल एक्सपोज हो जाता है, तो उस केस में जो ऑक्सीजन है उसे पर्याप्त मात्रा में मिलता है, और ऑक्सीजन मिलने के कारण क्या होता है, कोल का कार्बोनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपको क्या बताना है, कोल का कार्बोनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण वो उस रिएक्शन के कारण उसमें धीरे धीरे हीट जनरेट होने लगती है। ठीक है, अब ये देखिए, मान लीजिए आपका पिलर है तो यहाँ पे हीट जनरेट नहीं होगी। ठीक है, जब तक हवा चलती रहती है कंटिन्यूसली तो वो क्या होता है, टेम्परेचर उसका बढ़ नहीं पाता। लेकिन आपने कोयला निकाल लिया, डिप्लरिंग कर दिया, तो उस केस में वहाँ पे आप एयर तो अब भेजेंगे नहीं। अब एयर नहीं भेजेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे इसमें एक तो हीट जनरेट होगी, और ऑक्सीजन भी, अगर थोड़ी बहुत भी ऑक्सीजन अगर मिलती है तो ये क्या होगा, वहाँ पे इसमें हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी और स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो जाएगा और आग पकड़ लेगा ये कोयला आपका, जिसके कारण पूरी माइंस में आग फैल सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं रेगुलेशन नंबर 137 प्रिकॉशंस अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस हीटिंग, जिसमें कि ये बताया गया है कि जो भी सीम या फिर सेक्शन में वर्क किया जा रहा है उन सेक्शंस को हम पैनल्स में वर्क करेंगे। पैनल्स मतलब क्या बताया था, डिस्ट्रिक्ट जिसे हम कहते हैं, कि मतलब कि आपका ये मान लीजिए सीम है। ठीक है, पूरी सीम थी ये आपकी, अब इसमें हम क्या, एक सेकेंड, ये देखिए ये आपकी पूरी एक सीम है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पैनल्स में बांट देंगे, छोटे छोटे पैनल्स में, ताकि क्या हो कि मान लीजिए इस पैनल में वर्क की जाए, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो इसका जब पूरा डेवलपमेंट करेंगे, है ना, पिलर्स बनाते हुए आखिरी तक जाएंगे, फिर वापस से पिलर्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हुए वापस आएंगे। तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का सबका अलग अलग टाइम पीरियड है कि इतने दिन में यहाँ पे स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो जाती है। तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने के पहले पहले आप अपने सारे पिलर्स को एक्सट्रैक्ट कर लें, है ना। तो ऐसा इतने बड़े ही आपके पैनल्स होने चाहिए। अब मान लीजिए आप पूरी सीम को एक बार में एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो भाई आप इतना तो आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे पिलर्स, लेकिन जब यहाँ की बारी आएगी तो अब तक में स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो जाएगा और आग लग जाएगी आपकी माइंस में। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि पैनल्स में वर्क करना है, सीम या फिर सेक्शंस में। ठीक है, अगला पॉइंट ये बोलता है कि हम आर्टिफिशियल पैनल्स भी बना सकते हैं, किसकी मदद से, स्टॉपिंग्स की मदद से आर्टिफिशियल पैनल्स को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो पैनल का साइज होगा वो कैसा होगा, उसमें इतने ही पिलर्स होने चाहिए कि इंक्यूबेशन पीरियड के भीतर हम क्या कर सकें, उन पिलर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें। कोई भी कोल, शेल या फिर जो भी कार्बोनेशियस मटेरियल्स हैं, ठीक है, उनको बिलो द ग्राउंड हमें क्या नहीं करना है, स्टॉक बना के नहीं रखना है, मतलब इकट्ठा करके नहीं रखना है। अब अगर कभी ऐसा पॉसिबल होता है कि भाई हम जो कोयला गिर रहा है रूफ से या फिर पिलर से, उसे हम रिमूव नहीं कर सकते अपनी माइंड से, तो क्या करना है, उस एरिया को पूरी तरह से सील कर देना है। ठीक है, पिलर्स का एक्सट्रैक्शन किसी भी सीम में, सेक्शन में तब तक नहीं करना है जब तक, है ना, मतलब पिलर्स का एक्सट्रैक्शन किसी भी सीम में या फिर किसी भी सेक्शन में तब तक नहीं करना है
जब तक फायर डैम्स और स्टॉपिंग्स वहाँ पे ना बना दिए जाएं। मतलब जितने भी पैनल्स हैं उनके एंट्रेंसेस पे क्या बने होने चाहिए, फायर डैम्स या फिर स्टॉपिंग्स वगैरह बने होने चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अगला बोलता है कि जो भी शेल या फिर जो भी कार्बोनेशियस मटेरियल्स हैं इनका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन में नहीं यूज़ करना है। मतलब फायर डैम्स का कंस्ट्रक्शन या फिर स्टॉपिंग्स का कंस्ट्रक्शन हमें अगर करना है तो इनका इस्तेमाल वहाँ पे हमें नहीं करना है। ठीक है, और जितने भी अगले पॉइंट में क्या कहता है, जितने भी पैनल हैं, ठीक है, उनको आइसोलेट करना है। ठीक है, शैल बी आइसोलेटेड बाय एडिक्वेट स्टॉपिंग्स। ठीक है, आइसोलेट कर देना है स्टॉपिंग्स की मदद से। आइसोलेट मतलब कि हमारा जो माइंड का एनवायरनमेंट है उससे पूरी तरह से अलग कर देना। हाँ, एक और चीज़ थी, जनरल बॉडी ऑफ एयर। जनरल बॉडी ऑफ एयर क्या होता है, ये भी क्वेश्चंस बहुत जगह पूछा जाता है कि जनरल बॉडी ऑफ एयर क्या होता है माइंस में। तो आपके रूफ में जो होल्स होते हैं, आपके रूफ में जो होल्स होते हैं, उन होल्स के में जो एयर है उसके अलावा, और जो कैविटीज़ में है एयर है उसके अलावा, और जो आपके गोफ एरिया में एयर है उसको छोड़ देंगे। ठीक है, उसको छोड़ देंगे, सॉरी कैविटीज़ वाला इंक्लूड करते हैं हम जो रूफ में जो होल्स रहते हैं उनके एयर, उस एयर को, और जो गोफ एरिया में एयर रहता है उसको छोड़ के जितनी भी एयर होती है माइंस में, उस सारी एयर को क्या कहा जाता है, जनरल बॉडी ऑफ एयर कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप। आगे देखते हैं, तो इसी रेगुलेशन में आगे जो कहा गया है कि हमें आइसोलेशन स्टॉपिंग्स की प्लास्टरिंग करनी चाहिए, किससे, सीमेंट से, या फिर उसकी वाइट वॉशिंग कंटिन्यूसली। मतलब अगर कोई भी आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाया है तो उसकी हमें क्या करना है, उसको सीमेंट से प्लास्टरिंग कर देंगे और वाइट वॉशिंग कर देंगे। ठीक है, आगे बताता है कि जो भी रिटर्न एयरवे है, ठीक है, जो रिटर्न एयरवे में जो भी एयर है हर एक डिप्लेनिंग डिस्ट्रिक्ट का, हर एक गोफ का, ठीक है, तो जिनका और उनका आइसोलेशन नहीं किया गया है। ठीक है, रिटर्न एयरवे में जो एयर है कौन सी डिस्ट्रिक्ट का, डिप्लेनिंग डिस्ट्रिक्ट का और गोफ एरिया का, उनका अगर आइसोलेशन नहीं किया गया है स्टॉपिंग्स की मदद से, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का टेस्ट हर 7 दिन में करेंगे, और CO फॉर्म्ड अपॉन O2 कंज्यूम का टेस्ट हर 30 दिन में कम से कम एक बार करेंगे। CO फॉर्म मतलब कि कितना O2 कंज्यूम होने पर, ऑक्सीजन कंज्यूम होने पर कितना कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, ये हम देखेंगे। अगर ये रेशियो बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, माइंस में स्पॉन्टेनियस हीटिंग होना स्टार्ट हो गई। अब इसे ग्राहम्स रेशियो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और इसका अलग अलग बताया गया कि कब एक्टिव, कब हमारा फायर स्टार्ट हुआ है, कब फायर जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है लेकिन एक्टिव स्टेट पर नहीं पहुंचा, और कब एकदम से पूरी तरह से आग लग चुकी है। ये सारी चीज़ें हमको इस ग्राहम्स रेशियो की मदद से पता चलता है। अब जितनी भी अनयूज्ड वर्किंग्स हैं, ठीक है, जिनको सील्ड ऑफ नहीं किया गया है आइसोलेशन स्टॉपिंग्स के मदद से, ठीक है, तो उनका क्या करना है, कम से कम क्या करना है, 7 दिन में कम से कम एक बार इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, ये कंपलसरी है। अगला बोलता है कि हाइड्रोलिक फ्लूइड अगर कहीं यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, और हाइड्रोलिक फ्लूइड कैसा है, वो फायर रेजिस्टेंट नहीं है, हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज़ किया जा रहा है और वो फायर रेजिस्टेंट नहीं है, तो उनका इस्तेमाल बिलो द ग्राउंड नहीं करना है। ठीक है, अगले पॉइंट में कहता है कि देखिए ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, लगातार है, सब रेगुलेशन नंबर 18, 19 और 20। तो ये सब रेगुलेशन नंबर आपका जो था तो ये 18 था। ठीक है, कि हाइड्रोलिक फ्लूइड का अगर फायर रेजिस्टेंट नहीं है तो बिलो द ग्राउंड यूज़ नहीं करना है। और सब रेगुलेशन नंबर 19 में ये बोलता है कि प्रिकॉशंस हमें लेने हैं, ठीक है, ताकि हाइड्रोलिक फ्लूइड्स जो हैं, ऑयल्स जो हैं, वो हॉट सरफेस के या फिर इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स की या फिर केबल्स के कांटेक्ट में ना आए। और जो सब रेगुलेशन नंबर 20 है उसमें ये कहा जाता है कि कंबस्टिबल ऑयल्स और मटेरियल्स को इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में भरने के लिए नहीं यूज़ करना है। ठीक है, ये आपको तीनों सब रेगुलेशन समझ में आ गए। अब इसमें आगे ये बोलता है सब रेगुलेशन नंबर 21 में कि ये जो सब रेगुलेशंस हैं इनको रीजनल इंस्पेक्टर राइटिंग में एग्जेम्प्ट कर सकता है अगर डिग्री 1 की गैसी माइन है कि हाँ आप हाइड्रोलिक फ्लूइड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिग्री 1 गैसी माइंस के लिए बस। अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, ये क्या है, सेल्फ रेस्क्यूअर है जिसका इस्तेमाल माइंस में किया जाता है। मैंने अभी रिसेंटली इसको देखा था। इसमें क्या होता है, ये
ब्लू कलर का ये बना होता है, ठीक है। अगर ये वाइट में कन्वर्ट हो गया, अगर प्योर ब्लू है जिस तरीके का आप देख पा रहे होंगे, तो अच्छा है, ये काम का वर्किंग इस फॉर्म स्टेट में है, ठीक है। लेकिन अगर ये रखे रखे वाइट कलर में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब आपका सेल्फ रेस्क्योर खराब हो चुका है, ठीक है। सेल्फ रेस्क्योर को यहाँ पे ये क्लिप्स दी होती हैं, इन क्लिप्स की मदद से हम अपने बेल्ट में लगा लेते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, और फिर उसके बाद इसको इस तरीके से हम अपने माउथ में लगा लेते हैं। और इनकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, जहाँ पे माइन का एनवायरनमेंट जो है तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। वहाँ पे डस्ट हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब एयर नहीं, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं होती, तो वहाँ पे हम इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप इस तरह से समझ सकते हैं। चलिए तो अगला रेगुलेशन देखते हैं, रेगुलेशन नंबर 138, प्रिकॉशंस आफ्टर अ फायर हैज़ ब्रोकन आउट। अब देखिए, अब आपकी खदान में अभी तक हमने क्या देखा, ऐसे प्रिकॉशंस देखे कि फायर नहीं लगी है, आग लगने के पहले के। अब आग लग चुकी है अगर, तब क्या करेंगे, तो उसके लिए ये कहा गया है कि अगर आपको कहीं भी ऐसे साइंस मिलते हैं कि स्मोक है या फिर ऐसे साइंस मिल रहे हैं जिससे कि समझ में आता है कि आग लग चुकी है या फिर स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रही है, ठीक है, तो हमें कुछ इफेक्टिव स्टेप्स लेने होंगे बिना देरी के, ताकि हम आग से या फिर हीटिंग से लड़ सकें, ठीक है। तो जितने भी पर्सन्स हैं, सिर्फ जितने भी पर्सन्स हैं उनको क्या करना है, माइन से तुरंत ही बाहर निकालना है, हमें माइन से तुरंत ही बाहर निकालेंगे। सिर्फ वही आदमी वहाँ पे रहेंगे जिनकी ज़रूरत है आग से डील करने के लिए, फायर से डील करने के लिए। बाकी लोगों को बाहर निकालना है, विड्रॉ कर लेना है माइन से, ठीक है। तो आप इस चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हैं। और आगे देखते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि जब आग फायर के साथ डील किया जा रहा होगा या फिर उसकी सीलिंग की जा रही होगी उस एरिया को, तब तक वहाँ पे उस स्पॉट पे एक कॉम्पिटेंट पर्सन हर वक्त मौजूद रहेगा, और पर्सन्स जितने भी वहाँ पे पर्सन्स हैं, वर्कर्स हैं, उन्हें कोई भी किसी प्रकार का खतरा ना रहे, खतरे को प्रिवेंट करने के लिए एडिक्वेट प्रिकॉशंस हमें कंटिन्यूसली लेते रहना है, ठीक है। उसके बाद ये बोलता है, हाँ, अब इस एडिक्वेट प्रिकॉशंस में आखिर किस चीज़ के लिए कहा जा रहा है। देखिए, इसमें ये बोलता है कि अगर कोई भी नॉक्सियस गैस वहाँ पे है, एसफिक्सिएटिंग ना करके अगर आपको दिक्कत आ रही है, एक टाइप की बीमारी होती है जिसमें सांस लेने में दिक्कत आती है ऑक्सीजन की कमी में, ठीक है, या फिर कोई भी किसी प्रकार का इन्फ्लेमेबल गैस है, फ्लेम है, स्टीम है, या फिर कोई भी हॉट मटेरियल जो है तो वो रोल डाउन करके नीचे की तरफ आ रहा है अंडरग्राउंड में, ठीक है, या फिर वाटर गैस एक्सप्लोजन हो गया है, तो उस केस में, या फिर एंड फॉलिंग इनटू द क्रेविसेस, पोर्ट होल्स, ठीक है, पोर्ट होल्स भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे, जो भी है उस एरिया में अगर होते हैं, अगर फायर है, तो उन सब चीज़ों से बचाने के लिए हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, देयर शैल बी केप्ट अवेलेबल एट और नियर ऑल प्लेसेस बिलो ग्राउंड। अब हमें अंडरग्राउंड में क्या क्या चीज़ें हर वक्त मौजूद रखना है, ठीक है, वो हर वक्त प्रेजेंट होनी चाहिए सारी चीज़ें, सेल्फ रेस्क्यूअर्स होने चाहिए, और कम से कम 2 स्मोक हेलमेट्स तो होने ही चाहिए। स्मोक हेलमेट्स क्या होते हैं, मतलब कि आप कभी मान लीजिए सील्ड ऑफ एरिया है, सील्ड ऑफ एरिया में अब आपको जाना है, तो अब आप सील्ड ऑफ एरिया में सेल्फ रेस्क्यूअर के मत्थे तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा देर काम नहीं करता है, आधा 1 घंटा बस, ये मैक्सिमम लिमिट है। लेकिन स्मोक हेलमेट्स, इनकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा होती है, 2.5 से 3 घंटे काम करते हैं, तो 1.5 घंटे आपको जाने में लगेगा, 1.5 घंटे आने में लगेगा, ठीक है। अगर आप सील्ड ऑफ एरिया में घुस रहे हैं तो भाई वहाँ की कंडीशंस क्या होगी, रूफ गिरी होगी, पिलर्स गिरे होंगे, तो आग भी लगी होगी, तो आप रास्ता साफ करते करते जितनी दूर तक जा सकते हैं 1.5 घंटे में, उतना रास्ता साफ करते जाएंगे, फिर अगले 1.5 घंटे में वापस आ जाएंगे, ठीक है, उसी रास्ते से, ठीक। तो ऐसी जगहों पे स्मोक हेलमेट्स का यूज़ किया जाता है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब इसके बारे में मैं डिटेल में आपको डीजे देशमुख की जब सीरीज़ स्टार्ट करूंगा उसमें बता दूंगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो मैं बता दूंगा, इसका वीडियो अलग से भी बना के दे सकता हूं आपको, ठीक है। तो आगे बोलता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को डिटेक्ट करने के लिए हर वक्त एक अपरेटस मौजूद होना चाहिए, जो कि चीफ इंस्पेक्टर द्वारा क्या होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। एक फ्लेम सेफ्टी लैम्प, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को या फिर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके, ये हर वक्त मौजूद होना चाहिए। और ये कहता है, ये देखिए, ये है हमारा सेल्फ रेस्क्यूअर, ये
है ना, इसको आप देख सकते हैं। और इसको इस तरीके से ये पूरे माउथ को सील कर देता है ताकि कहीं से भी एयर आप तक ना पहुंचे, क्योंकि वो एयर जो होती है बहुत ही नुकसान करता है, ठीक है, डेंजर होती है हेल्थ के लिए, इसलिए इसमें पूरी तरह से हम सील करके अपने माउथ को फिर जाते हैं अंदर, ठीक है। अब इक्विपमेंट फॉर फायर फाइटिंग, अगर फायर फाइटिंग करना है तो उसमें भी, अब देखिए मैं एक चीज़ और बता दूं इसके पहले आपको, चलिए बाद में बता दूंगा। हाँ, फायर फाइटिंग मतलब रेगुलेशन नंबर 139 जिसमें कि इक्विपमेंट्स के बारे में बताया गया है जिनका फायर फाइटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया है। इसमें ये बोला है कि एडिक्वेट क्वांटिटी में वाटर सफिशिएंट प्रेशर के साथ प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। जितने भी वर्किंग प्लेसेस हैं बिलो द ग्राउंड, उन सारे वर्किंग प्लेस और जितने भी फायर रिस्क वाले एरिया हैं जहाँ पे कोल का स्टॉक किया जा रहा है, स्पॉइल हीप्स हैं, ठीक है, या फिर कार्बोनेशियस मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है, तो ऐसी जगहों पे क्या होना चाहिए, वाटर सफिशिएंट प्रेशर में प्रेजेंट होना चाहिए। अगला कहता है कि फायर स्टेशंस बने होने चाहिए जिसमें कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स वगैरह रखे हों, ठीक है। अब सफिशिएंट सप्लाई ऑफ सैंड या फिर इनकम्बस्टिबल मटेरियल होना चाहिए ताकि पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विश वहाँ पे पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड फायर सप्रेशन डिवाइसेस होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमें प्रोवाइड करानी है। अब जितने भी एंट्रेंसेस हैं माइन में या डिस्ट्रिक्ट में, इन जगहों पे होना चाहिए। कहाँ कहाँ होना चाहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये देख लीजिए, सैंड, इनकम्बस्टिबल मटेरियल, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स या फिर ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड फायर सप्रेशन डिवाइसेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें रखनी है माइंस के अंदर। और कहाँ कहाँ होनी चाहिए, माइन के एंट्रेंस में, ठीक है, जहाँ पे भी इन्फ्लेमेबल मटेरियल रखा है वहाँ पे, जितने भी इंजन रूम्स हैं वहाँ पे, जितने भी ट्रैक्स हैं या फिर ट्रैकलेस लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वहाँ पर, जितने भी परमानेंट या फिर टेम्परेरी इंस्टॉलेशन है वहाँ पर, जितने भी लोकेशंस जहाँ पे वेल्डिंग, कटिंग या फिर सोल्डरिंग का काम किया जा रहा है या फिर आर्क फ्लेम का काम किया जा रहा है वहाँ पर, या फिर जितनी भी मशीनरीज हैं, जो भी प्लांट्स हैं, जो भी इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ पर हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करके रखनी ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये आप देख सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ इसके बारे में कि कितने टाइप के पहले तो फायर होते हैं, ठीक है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ठीक है। अब इनमें ऐसी जगह पे ऐसी चीज़ें जिनमें कि मतलब वुड हो गया, पेपर हो गया, अगर इनमें आग लगी तो उन्हें हम क्लास ए में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। अगर ऐसे फ्लेमेबल मटेरियल जैसे कि ग्रीस हो गया, गैसोलीन हो गया, फिर ऑयल हो गया, उनको हम क्लास बी में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। 3 क्लास हो गए। क्लास ए में क्या है, पेपर एंड वुड। क्लास बी में अगर किस में लगा है, ग्रीस और गैसोलीन या फिर ऑयल में। क्लास सी में क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल फायर्स को डाला गया क्लास सी में। और क्लास डी में जो भी मेटल्स में आग लगती है उसको, फ्लेमेबल मेटल्स होते हैं, उनको क्लास डी में डाला गया, ठीक है। तो ये 4 टाइप के फायर्स होते हैं क्लास से। अब उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास आखिर फायर एक्सटिंग्विशर्स कितने टाइप के होते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं हमारे पास, एक होता है ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर, एक होता है सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, ड्राई केमिकल सोडा एसिड हो गया, और एक सेकेंड, हाँ, वाटर फॉर्म स्प्रे टाइप का होता है, और एक डिल्यूज सिस्टम होता है, ठीक है। तो वाटर फॉर्म स्प्रे क्या होता है, जहाँ पे लिक्विड फायर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, लिक्विड वाली आगों को बुझाने के लिए किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, वाटर फॉर्म स्प्रे। जैसा कि ये आप देख सकते हैं वाटर फॉर्म स्प्रे, ठीक है, ये लिक्विड फायर को बुझाने के लिए किया जाता है शायद तक, एक सेकेंड, ये सॉरी सोडा एसिड फायर है। सोडा एसिड फायर क्या होता है, इसमें ये आपसे पूछा जा सकता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है। इसमें 1-2 केमिकल्स होते हैं, एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है। अब ये दोनों जब एक साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, सोडियम सल्फेट प्रोड्यूस होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये 3 चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। इसका केमिकल्स का नाम याद रखिएगा, ठीक। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे 3 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, तीनों टाइप के। ये है डिल्यूज सिस्टम, ठीक है, जिसमें कि पाइप्स के थ्रू हम हर जगह अपना एक स्प्रिंकलर लगा देते हैं और इसको पाइप के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, और ये स्प्रिंकलर क्या करता है, चारों डायरेक्शन में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो भी केमिकल हो उसको स्प्रे कर देता है, ठीक है। अगला जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसे हम पाउडर ड्राई केमिकल के नाम से भी जानते हैं। इसमें पाउडर के फॉर्म में होता है, ये सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ है जो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, दुकानों में भी देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या होता है,
जो फायर एक्सटिंग्विशर जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो पाउडर के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, NaSCO3, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, ठीक है, जिसे हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। दूसरी चीज जो होती है वो होती है पोटेशियम कार्बोनेट, है ना, KSCO3, और तीसरी चीज जो होती है मोनो अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। इन तीन में से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। अब ये सॉलिड क्या करते हैं, ये जहाँ भी आग लगी होती है उसके ऊपर हम स्प्रे करते हैं तो ये उसको पूरी तरह से कवर कर लेता है, ठीक है। तो ये हुए आपके 3 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर्स, और वाटर फॉर्म बता दिया, ड्राई केमिकल बता दिया, डेल्यूज सिस्टम बता दिया, ठीक है, और सोडा एसिड, चारों टाइप के मैंने आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में डिटेल में बता दिया है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, इसमें देखिए, इसमें ये सोडा सल्फ्यूरिक एसिड इस चीज़ में भरा होता है, ये इसमें भरा होता है। अब जब भी हम इसे ठोकते हैं जोर से तो ये क्या होता है, ये ग्लास का बना होता है, ये ब्रेक हो जाता है और इसके साथ मिक्स होता है, जैसे ही रिएक्ट करके पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर्स में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर आता है, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है, और ऑक्सीजन की सप्लाई रुकते ही क्या होता है, आग बुझ जाती है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, वेल्डिंग कितने टाइप की होती है, वेल्डिंग बेसिकली 2 टाइप की होती है, एक होती है आर्क वेल्डिंग और एक होती है फ्लेम वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में क्या किया जाता है कि इट जॉइंस द मेटल्स टू मेटल बाय क्रिएटिंग हीट टू मेल्ट द मेटल, ठीक है। आर्क वेल्डिंग बेसिकली सबसे ज़्यादा आप देखे होंगे, इसमें एक लंबी सी स्टिक होती है, इस टाइप से, जो कि कनेक्टेड रहती है, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई जैसे ही देते हैं और ये इस स्टिक को हम यहाँ पे लोहा अगर रखा है उसमें टच करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे हीट जनरेट होती है और वो 2 लोहों को एक साथ कनेक्ट कर देती है, ठीक है। और फ्लेम वेल्डिंग ऑक्सी एसिटिलीन से बना होता है, जो कि आप बेसिकली सबसे ज़्यादा देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप 2 टाइप के वेल्डिंग को समझ सके होंगे, आई होप। चलिए आगे देखते हैं। अब जितनी भी हैवी अर्थ मूविंग मशीन्स होंगी, ठीक है, HEMMs ओपन कास्ट वर्किंग्स में, उनमें ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड फायर डिटेक्शन या फिर सप्रेशन डिवाइस सिस्टम वगैरह लगे होने चाहिए, ठीक है। आप बने रहिएगा यार, देखो रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मुझे जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिएगा, पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। और तो चलिए शुरू करते हैं इसमें आगे, कि जितने भी ट्रक्स हैं, डंपर्स हैं और जिनकी कैपेसिटी 35 टन से कम है, ठीक है, 35 टन से कम है, तो अगर उनका ओपन कास्ट माइंस में यूज़ किया जा रहा है तो उनमें किस टाइप का होना चाहिए, सेमी ऑटोमेटिक टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर्स या फिर फायर सप्रेशन सिस्टम वगैरह प्रोवाइड हमें कराना जरूरी रहता है, ठीक है। वाटर फॉर्म स्प्रे, डेल्यूज सिस्टम, ड्राई केमिकल्स, या इन सबको बेल्ट, जहाँ पे भी बेल्ट है, बेल्ट ड्राइव लगा हुआ है, जहाँ पे भी बेल्ट का टेकअप है, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स हैं, गियर रिड्यूसिंग यूनिट्स हैं, या फिर जितने भी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है कन्वेयर बेल्ट सिस्टम के, वहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कराना जरूरी रहता है, ठीक है। और सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल या फिर वाटर का इस्तेमाल ऑयल या फिर इलेक्ट्रिकल फायर्स में नहीं करना है, ठीक है। फॉर्म टाइप एक्सटिंग्विशर्स या फिर वाटर का इस्तेमाल कहाँ नहीं करना है, ऑयल या फिर इलेक्ट्रिकल फायर्स में इनका भी इस्तेमाल नहीं करना है ना। तो बेसिकली बचता है पाउडर, ड्राई केमिकल, जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है। अब वैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स जिनमें कि केमिकल्स होते हैं जो कि पॉइजनस या फिर ऐसे केमिकल्स होते हैं कि पॉइजनस या फिर नॉक्सियस गैसेस वगैरह रिलीज करते हैं, तो उन फायर एक्सटिंग्विशर्स का बिलो द ग्राउंड हमें यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब हर महीने में कम से कम एक बार जितने भी इक्विपमेंट से, जितने भी मटेरियल से, जितने भी फायर फाइटिंग अरेंजमेंट से प्रोवाइड किए गए हैं, उनका इंस्पेक्शन होना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो रीफिलिंग होगा उन फायर एक्सटिंग्विशर्स का, ठीक है। अगर डिस्चार्ज हो गए हैं तो उन्हें वापस से क्या करना है, चार्ज करना है। और अगर कोई भी कमी पाई जाती है, डेफिशिएंसी पाई जाती है, तो उस केस में क्या करना है, उसको बहुत जल्द से जल्द रेमेडी करना है, रेमेडी मतलब ठीक करना है, ठीक है। अब अगला रेगुलेशन हम देखते हैं, रेगुलेशन नंबर 140, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर फायर फाइटिंग बताया गया है। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि हमें इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस बनाने हैं जो कि फायर फाइटिंग में मदद करे, ठीक है। एक पर्टिकुलर एक ग्रुप बना देंगे ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो कि फायर फाइटिंग में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है हर एक माइन में बनाए जाने चाहिए, ठीक है, जिनमें कि फायर स्टेशन प्रोवाइड किया जाएगा
सरफेस पे ही, ठीक है। और हर जितने भी मेन हॉलेज रोडवे बिलो द ग्राउंड है, मेन हॉलेज रोडवे, वहाँ पे भी फायर स्टेशन हम प्रोवाइड कराएंगे। और जितने भी इनटेक एयरवे हैं शाफ्ट के पास, मेन शाफ्ट के पास, वहाँ पे हम ये फायर स्टेशंस वगैरह बना देंगे, ठीक है। उसके बाद सफिशिएंट नंबर ऑफ प्लान्स होने चाहिए, मतलब हमारे पास ऐसे प्लान होने चाहिए जिनमें कि फायर फाइटिंग के बारे में बताया गया है कि कौन सा इक्विपमेंट कहाँ है, वाटर मेन्स कहाँ है, टैप्स कहाँ है, फायर स्टेशन, टैप्स मतलब नल वगैरह, फायर स्टेशन कहाँ है, पंपिंग स्टेशन कहाँ है, वेंटिलेशन सिस्टम कैसा है, एस्केप रूट्स कौन, मतलब कि कहाँ कहाँ से भाग सकते हैं अगर आग लग जाए तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें दी होनी चाहिए प्लान में, ठीक है। अब जितने भी ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, एडुकेट नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्लूडिंग, अब जितने भी ऑपरेटर्स हैं प्लांट्स के, मशीनरी के, HEMM के, ठीक है, उनको हमें ट्रेनिंग देनी है कि फायर एक्सटिंग्विशर्स का या फिर फायर फाइटिंग कैसे करनी है, ठीक है, या फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज़ कैसे करना है, ठीक है। अब जो मैनेजर होगा हर एक माइंस का, वो क्या करेगा, रीजनल इंस्पेक्टर से अप्रूवल लेगा, जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर्स वो बनाएगा, प्रोसीजर्स जो भी बनाएगा, ताकि फायर की वार्निंग्स किस टाइप से दी जाए, ठीक है, पर्सन्स को किस टाइप से विदड्रॉ किया जाए माइंस के अंदर से अगर आग लग जाती है, या फिर फायर फाइटिंग ऑपरेशंस किस तरीके से कंडक्ट कराने हैं, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगला रेगुलेशन है रेगुलेशन 141, अपरेटस फॉर टेस्टिंग फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बारे में मैंने नहीं दिया है इसमें सिर्फ इतना बोला है कि जो भी अपरेटस आप यूज़ करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड को डिटेक्ट करने के लिए, वो चीफ इंस्पेक्टर द्वारा क्या होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। रेगुलेशन नंबर 142, जिसमें कि ये बताया गया है कि प्रिकॉशंस व्हेन अ फायर एग्जिस्ट, अगर फायर एग्जिस्ट करती है माइंस में तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। पहला, अगर अपर सीम में आग लगी, लोअर सीम में अगर आग लगी है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो चुकी है, ठीक है, तो अपर सीम में हम काम नहीं करेंगे उसको जब तक कि सील्ड ऑफ नहीं कर देते हैं, ठीक है। अब जब तक कि हम क्या नहीं कर देते हैं, सील्ड ऑफ नहीं कर देते हैं, ठीक है। मैंने इसमें नहीं बताया, लिखा है इस बारे में, ठीक है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, लिखा तो है, हाँ ये है फायर स्टॉपिंग्स, जब तक कि फायर स्टॉपिंग्स नहीं बना देंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट में ये कहता है कि जितने भी सीम्स हैं जिनके कॉमन वेंटिलेशन है दूसरी सीम के साथ, वो भी दूसरी सीम क्या है, उसमें आग लगी हुई है, तो वहाँ पे उन सीम्स में हम काम नहीं करेंगे, ठीक है, किसी भी पर्सन को एम्प्लॉय नहीं करना है वहाँ पर। और जहाँ पर आउटलेट्स या फिर ओपनिंग किसी भी सीम की, आउटलेट्स या फिर ओपनिंग्स किसी भी सीम की एक्टिव फायर वाली सीम से 60 मीटर के भीतर के रेंज में है, तो उस केस में उन सीम्स में भी काम नहीं करना है। अगर ब्रोकन ग्राउंड से 60 मीटर्स की अंदर वाले रेंज में है, विदिन 60 मीटर्स है, तो उस केस में हम उन सीम्स में भी काम नहीं करेंगे, ठीक है, किसी भी पर्सन को एम्प्लॉय नहीं करना है। अब जहाँ पे पार्टिंग ओवरलाइंग सीम में, ठीक है, जिसमें कि आग लगी हुई है, कंटेनिंग एन एक्टिव फायर या इन एनी स्पॉइल हीप या फिर ऐश हीप और इन एनी अदर हीप और फायर स्पॉन्टेनियस हीटिंग विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड इमीडिएटली, ठीक है, ऐसी आग लगी है कि जिसे हम तुरंत ही कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और जो पार्टिंग है वो 10 मीटर से कम है हार्ड रॉक में, तो वहाँ पर भी पर्सन्स को एम्प्लॉय नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगले पॉइंट में की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें ये कहा गया है 30 दिन में कम से कम एक बार हर एक माइंस की या फिर जो भी सील्ड ऑफ एरिया है, जो भी ओल्ड वर्किंग्स हैं या फिर जो भी गोफ है, सील्ड ऑफ एरिया ओल्ड वर्किंग्स या फिर जो भी गोफ है या फिर जहाँ पे भी फायर या फिर स्पॉन्टेनियस हीटिंग हुई है, अगर स्टॉपिंग्स बनी है, ठीक है, तो उनका क्या करना है, एग्जामिनेशन करना है कि भाई वहाँ का सब कुछ सही है। अगर स्टॉपिंग्स नहीं बनी है, अगर स्टॉपिंग्स नहीं बनी है तो क्या करना है, वहाँ पर हमें जाकर हर 30 दिन में कम से कम एक बार वहाँ के एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को देखना है, और अगर स्टॉपिंग बनी है तो उसके मतलब स्टॉपिंग के पीछे कैसी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, वो फोर्स को रेजिस्ट कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। जो भी एक्सप्लोजन, अगर मान लीजिए एक्सप्लोजन हो गया तो स्टॉपिंग तो आपने बना दी, तो क्या वो फोर्स को रेजिस्ट कर पाएंगी, ठीक है, ऐसी चीज़ें हमें वहाँ पे जाके टेस्ट करनी है, ठीक है, 30 दिन में कम से कम एक बार। आगे देखते हैं, जितनी भी स्टॉपिंग से लगाई गई हैं या फिर आइसोलेट किया गया है किसी भी एरिया को स्टॉपिंग्स की मदद से फायर को कंट्रोल करने के लिए, उन सारी स्टॉपिंग्स के नंबरिंग करना कंपलसरी होगा, ठीक है। आगे ये कहता है कि जितने भी पिलर्स हैं जिनमें कि स्टॉपिंग्स बने हुए हैं, उन सारे पिलर्स को फायर रेजिस्टेंट मटेरियल से क्या करना है, प्लास्टरिंग कर देना है, ठीक है। उनकी जो थिकनेस होनी चाहिए इतनी होनी चाहिए कि वो प्रेशर को झेल सकें,
ठीक है, और हाई प्रेशर गन्स की मदद से हमें क्या करना है, वहाँ की प्लास्टरिंग करना है, ठीक है, ताकि जितने भी क्रैक्स हैं, जितने भी कैविटीज हैं, जितने भी क्रेविसेस हैं, जॉइंट्स हैं, स्लिप्स हैं, फ्रैक्चर्स हैं, इन सब को वो भर दे, ठीक है। और हमारा लीक प्रूफ होना चाहिए, लीक प्रूफ होना चाहिए स्टॉपिंग। ऐसा स्टॉपिंग मतलब कि दोनों साइड से एयर क्या हो, लीक ना हो, है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला पॉइंट ये कहता है कि 7 दिन में कम से कम एक बार सारे के सारे स्टॉपिंग जितने भी बनाए गए हैं, जितने भी आइसोलेशन स्टॉपिंग्स हैं, उन सबको चेक करना है और एक चेक बोर्ड में, मतलब कि वहाँ पे, और चेक क्या करना है कि कहीं गैस तो नहीं निकल रही है, वहाँ से लीक तो नहीं हो रही, टेम्परेचर तो नहीं बढ़ गया है स्टॉपिंग के उस पर। उस स्टॉपिंग को टच करके हम पता कर सकते हैं कि अगर उस पर आग लगी होगी तो ऑटोमेटिकली स्टॉपिंग का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ गया होगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी तो नहीं है स्टॉपिंग के आउटसाइड एटमॉस्फेयर में, ह्यूमिडिटी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें कम से कम 7 दिन में एक बार चेक करना पड़ेगा, है ना। अब जितने भी इंस्पेक्शंस होंगे, कॉम्पिटेंट पर्सन क्या करेगा, वहाँ पे एक बोर्ड लगा होगा, चेक बोर्ड, ठीक है। जब मोस्टली किस चीज़ का लगा होता है, बेल्ट का ही कटिंग करके इस तरीके से बोर्ड लगा दिया जाता है स्टॉपिंग्स में आपके, ठीक है। अब इस बोर्ड में, चेक बोर्ड में क्या करेगा, जो भी इंस्पेक्शन करेगा वो वहाँ पर वहाँ की कंडीशन और अपना साइन वगैरह, डेट वगैरह लिख देगा। और यह बोर्ड कम से कम 3 महीने तो इसका इस्तेमाल करना ही है, ये नहीं कि हर महीने इस बोर्ड को निकाल के फेंक दें, ठीक है। तो कम से कम 3 महीने तो इसका यूज़ करना कंपलसरी है। अब अगला रेगुलेशन है रेगुलेशन नंबर 143, प्रिकॉशंस अगेंस्ट डस्ट। ये हमारा आखिरी रेगुलेशन है, ठीक है। तो चलिए शुरू इसमें देखते हैं कि क्या क्या कहा गया है। हाँ, ये हमारा रेगुलेशन नंबर 143, प्रिकॉशंस अगेंस्ट डस्ट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेगुलेशन है, ठीक है। सब रेगुलेशन कह सकते हैं इसका, इस रेगुलेशन को जो ये सब रेगुलेशन नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जितने भी प्लेसेस हैं, ठीक है, जहाँ पे पर्सन्स काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे टाइम वेटेड एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ एयरबोर्न रेस्पिरेबल डस्ट मिलीग्राम्स पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर सैंपल, मतलब 1 क्यूबिक मीटर, 1 मीटर क्यूब का एयर का अगर आप सैंपल करते हैं तो कितना डस्ट वहाँ पे मिलीग्राम्स में प्रोड्यूस हो रहा है। अगर 8 घंटे लोग बाग काम कर रहे हैं तो उस समय जो डस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पर, ठीक है, 8 घंटे के काम में। और किसकी मदद से टेस्ट करेंगे, डस्ट सैंपलर की मदद से ये टेस्ट हम करेंगे, ठीक है। और ये जो कंसंट्रेशन है, एवरेज कंसंट्रेशन 8 घंटे में कितना नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। और अगर कोई भी ऐसी कोल सीम है या फिर फ्री रेस्पिरेबल सिलिका वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, और वो कितना है, फ्री रेस्पिरेबल सिलिका वहाँ पे जो प्रेजेंट है वो कितने परसेंटेज है, 5% है, ठीक है। वो अगर 5% है, 5% से कम है, ठीक है। और ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जितने भी हमारे फिगर्स आएंगे कैलकुलेट करने में, मतलब 2 से कितने से ज़्यादा आ गए, 2 से ज़्यादा आ गए, ठीक है। ये अगर 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, है ना, तो हम उन फिगर्स को क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे और फिर हमें वहाँ पे जो परसेंटेज मिलेगा वो किसका होगा, फ्री रेस्पिरेबल सिलिका जो कितना प्रेजेंट है उसका परसेंटेज हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, ठीक है, तो आप इसको समझिएगा, 2-3 बार रीड करिएगा। डीजे देशमुख में अच्छे से दिया हुआ है, सॉरी एलसी काकू में, ठीक है। अब कहता है कि 3 महीने के भीतर, ये जब रेगुलेशन जब भी आया है उसके 3 महीने के भीतर महीने में कम से कम एक बार क्या करना है, वहाँ उस वर्किंग प्लेस का जितने भी वर्किंग प्लेसेस हैं जहाँ पे भी एयरबोर्न डस्ट जनरेट होने की संभावना रहती है वहाँ का सैम्पलिंग करना है और उस जगह के रेस्पिरेबल डस्ट का कंसंट्रेशन हमें कंटिन्यूसली पता करते रहना है, ठीक है। अगला पॉइंट ये कहता है कि जो भी सैम्पलर अगर हम ले जाते हैं, डस्ट सैम्पलर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो भी डस्ट सैम्पलर यूज़ किया जा रहा है वो डस्ट सैम्पलर कहाँ होना चाहिए, जहाँ भी डस्ट जनरेट हो रहा है उसके रिटर्न साइड में रखा होना चाहिए, ठीक है। और विद इन 1 मीटर ऑफ द नॉर्मल वर्किंग पोजीशन, है ना, 1 मीटर ऑफ द नॉर्मल वर्किंग पोजीशन होना चाहिए, 1 मीटर के भीतर ही होना चाहिए जहाँ पे भी वर्क किया जा रहा है ना। मान लीजिए कहीं पे डस्ट जनरेट हो रहा है, इस जगह पे इस फेस में वर्किंग चल रही है, डस्ट जनरेट हो रहा है, तो इसके 1 मीटर के भीतर ही रखा होना चाहिए डस्ट सैम्पलर, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि किसी भी ऑपरेटर के पीछे नहीं छुपा के रखना है,
भाई उसे डस्ट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमें डस्ट सैम्पलिंग करना है। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें मतलब ग्रुप्स में डिवाइड कर देना कि हाँ आज इस ग्रुप का हमें डस्ट सैम्पलिंग करना है, आज इस ग्रुप का करना है। क्या है कि बहुत सारे लोग होते हैं, कोई ड्रेसिंग करता है, कोई LSD ऑपरेटर होता है, SDL ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, तो ड्रिल ऑपरेटर्स होते हैं। तो हर एक का हमें अलग अलग डे पर करना है जिनका एक्सपोजर ज़्यादा से ज़्यादा होता होगा। ठीक है, किस में, डस्ट में। सिर्फ उन्हीं के आसपास हमें क्या करना, अपना डस्ट सैंपलर ले जाकर रखना है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप डस्ट सैंपलर। और दूसरी चीज़ जो आप देख पा रहे हैं उसका नाम है, एक सेकेंड में बता देता हूँ, पता नहीं भूल गया मुझे, डस्ट रेस्पिरेटर्स। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डस्ट रेस्पिरेटर से किस तरीके से माउथ में लगाया गया है। ठीक है, ताकि एयर को प्योरीफाई किया जा सके। ठीक है, मास्क भी कह सकते हैं इसको, इतना हाई क्वालिटी का माइंस में दिया तो नहीं जाता। और ये आप देख सकते हैं ये क्या है, डस्ट सैम्पलर, जिसकी मदद से हम डस्ट का सैम्पलिंग करते हैं। इनमें छोटे छोटे ये जो होता है चार्ज किया जाता है, और यहाँ पे एक छोटा सा ढक्कन टाइप से होता है जो कि क्या करता है, पूरे डस्ट को कैप्चर कर लेगा और फिर इसी को हम लेबोरेटरी में भेजकर टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया डस्ट प्रोड्यूस होगा तो क्या क्या करना है, हमें किस तरीके से डस्ट का क्या क्या करना है, उसको हमें कलेक्ट करना है, डस्ट के सैंपल्स वगैरह। ठीक है, अब डस्ट के जो सैंपल्स हैं 14 दिन में डस्ट सैंपल कलेक्ट करने के 14 दिन के भीतर इसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है और लेबोरेटरी में भेज देना है। और लेबोरेटरी में भेजने के 24 घंटे के अंदर अंदर क्या करना है, मैनेजर से काउंटर साइन करवाना है। ठीक है, और डेट डालवाना है। ठीक, जो भी आपने डायरी मेंटेन करके रखी होगी। ठीक है, क्वार्ट्ज कंटेंट भी लेबोरेटरी में, हाँ, और जो भी हम भेजेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, क्वार्ट्ज कंटेंट का भी डिटर्मिनेशन करने को बोल देंगे कि भाई हमारे डस्ट में ये भी पता कर लीजिए कि क्वार्ट्ज का कंटेंट कितना ज़्यादा है। ठीक है, अब एक पॉइंट ये कहता है कि इफ़ द एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ रेस्पायरेबल डस्ट इन अ सीरीज ऑफ 5 सैंपल, अगर आपने लगातार 5 सैंपल्स लिए हैं, ठीक है, 7 सक्सेसिव नॉर्मल वर्किंग शिफ्ट्स में, ठीक है, हर एक मंथ के मतलब एक पर्टिकुलर मंथ में, अलग अलग मंथ में नहीं, एक पर्टिकुलर मंथ में, तो अगर उसका जो भी आपका परमिसिबल लिमिट है, माइंस का डस्ट का परमिसिबल लिमिट है, उसका अगर आधा भी आ जाता, 1.5 अगर आ जाता है, 1.5 अगर आ जाता है, मतलब 1.5 गुना अगर आ जाता है, तो उस केस में जिस वर्किंग के कारण वो डस्ट प्रोड्यूस हो रहे होंगे उन वर्किंग्स को हमें सीज करना पड़ेगा। ठीक है, आगे ये कहता है कि जितने भी डस्ट रेस्पिरेटर्स हैं वो सफिशिएंट नंबर में प्रोवाइडेड होने चाहिए माइंस में, और रेगुलरली उनकी क्लीनिंग होनी चाहिए। ठीक है, डस्ट को रिड्यूस कैसे करेंगे, अब डस्ट को रिड्यूस करने के लिए अगर ड्रिलिंग में किया जा रहा है तो डस्ट को रिड्यूस करने के लिए ड्रिलिंग में शार्प बिट का यूज़ करना है। बिट्स जितने ज़्यादा शार्प होंगे उतना कम डस्ट प्रोड्यूस करेंगे। सूटेबल प्रेशर डालना पड़ेगा बिट्स पे। ठीक है, बिट्स पे ज़्यादा प्रेशर अगर आप डालेंगे तो उस केस में भी ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होगा, कम प्रेशर डालेंगे तब भी डस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो प्रेशर इतना ही डालना है कि डस्ट कम से कम प्रोड्यूस हो। ठीक है, और होल्स जितने भी हैं उनको कटिंग्स से हर वक्त साफ़ सुथरा रखना है। और आप क्या कर सकते हैं, वाटर सप्लाई भी प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे क्या होगा, होल्स हर वक्त साफ रहेंगे और डस्ट भी नहीं जनरेट होगा। ठीक है, इस तरीके से पानी जो है तो सारे डस्ट को वहाँ पे जितनी भी कटिंग्स हैं उनको साफ़ कर देगा। इन्हें ड्रिल चिप्स के नाम से भी जाना जाता है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे देखते हैं। ठीक है, अगर नेचुरली वेट ग्राउंड नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हम ड्रिलिंग अगर कर रहे हैं तो हमें कटिंग एज में क्या करना पड़ेगा, वेट कटिंग्स करनी पड़ेंगी, है ना, मतलब कि वहाँ पे वाटर प्रोवाइड कराना पड़ेगा ताकि अच्छे से कटिंग्स हो सकें। ठीक है, ये रेगुलेशन थोड़ा बड़ा है। अब जितने भी रोडवे हैं माइंस के अंदर, उन सारे के सारे रोडवेज को क्या करना है, कंटिन्यूसली उनको गीला करके रखना है, वेट करके रखना है, ताकि वहाँ पे डस्ट ना उड़े। जितने भी प्लांट्स हैं स्क्रीनिंग के लिए या फिर सोर्टिंग के लिए कोल के, ठीक है, उनको उनके 80 मीटर्स की रेंज में, 80 मीटर्स की रेंज में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब जहाँ से अंदर जा रहा है हवा माइंस के अंदर अंडरग्राउंड में 80 मीटर्स की रेंज में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे कि डस्ट प्रोड्यूस होता हो। ठीक है, अगला पॉइंट जिसमें क्या कहता है, जितने भी वर्किंग फेसेस हैं, ठीक है, और एयरवे विद इन 60 मीटर देयर ऑफ शैल बी केप्ट वेट।
ठीक है, वर्किंग फेसेस में या फिर जितने भी एयरवेज हैं, ठीक है, वर्किंग फेस से जो 60 मीटर के भीतर और कोई एयरवेज हैं तो उनको क्या करना है, कंटिन्यूसली गीला करके ही रखना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम डस्ट प्रोड्यूस किया जा सके। अगर हमें डस्ट का कंसंट्रेशन, टू रिड्यूस द डस्ट कंसंट्रेशन ऑफ रेस्पायरेबल डस्ट देयर इन बिलो 10% ऑफ द परमिसिबल लिमिट, ठीक है, बिफोर बीइंग रीसर्कुलेटेड इनटू वर्किंग प्लेसेस। ये जो पॉइंट है इसमें कहाँ है जी, ये कहाँ चला गया मैं, हाँ, इस पॉइंट में ये कहता है कि टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ रेस्पायरेबल डस्ट देयर इन बिलो 10% ऑफ द परमिसिबल लिमिट, ठीक है, कि अब देखो अगर कहीं किसी भी जगह पे अगर डस्ट जो है तो एक परमिसिबल लिमिट से बढ़ जाता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस जगह की एयर को पहले या तो डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे या फिर फिल्टर करने की कोशिश करेंगे। और जब ये काम करेंगे तो हमें क्या क्या कोशिश करनी है कि परमिसिबल लिमिट से कम 10% नीचे हमारा क्या आ जाए, डस्ट का जो परसेंटेज है वो गिर जाए, ठीक है, परमिसिबल लिमिट से 10% कम से कम गिराना है और फिर उसी को तभी परमिट किया जाएगा कि उसे वापस से आप वर्किंग प्लेसेस में रिसर्कुलेट कर सकते हैं, ठीक है, उस एयर को। आगे ये कहता है कि जितने भी डिवाइसेस का यूज़ किया जा रहा है डस्ट को प्रिवेंट करने के लिए, सेपरेशन के लिए, फिल्टरिंग के लिए, डस्ट रेस्पिरेटर्स का उनका 7 दिन में कम से कम एक बार क्या करना चाहिए, थॉरली एग्जामिनेशन करना चाहिए और उसका हर महीने में कम से कम एक बार उसका एग्जामिनेशन होना चाहिए, ठीक है, 7 दिन में कम से कम एक बार उनको साफ़ सुथरा रख करके रखना है, ठीक है। और जितने भी मतलब अब देखिए क्या कहता है कि आप अगर डस्ट निकल रही है किसी भी वर्किंग से, अगर डस्ट निकलती है तो उस केसेस में, हाँ, अगर किसी भी ऑपरेशन के कारण बहुत ज़्यादा डस्ट जनरेट हो रहा है तो उस केस में आप जो परमिसिबल लिमिट की अगर नीचे लाना चाहते हैं अपने डस्ट को तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो एयर की वेलोसिटी उसे घटानी पड़ेगी, लेकिन हाँ एयर की वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो एयर में क्या हो जाए, डाइल्यूट हो जाए। लेकिन अगर आप एयर की वेलोसिटी, ये भी ध्यान में रखना है कि एयर की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा नहीं कर देना है कि डस्ट को उड़ाना चालू कर दे वो, ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ब्लास्टिंग के बाद कोई भी पर्सन वर्किंग प्लेसेस में नहीं जाएगा जब तक कि वो जो डस्ट जो है, जो भी स्मोक है या फिर जो भी फ्यूम्स हैं वो साफ़ ना हो जाए उस जगह से, ठीक है। जो भी वाटर पाइप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उनमें सफिशिएंट क्वांटिटी में और अंडर एडिक्वेट प्रेशर में क्या होने चाहिए, वाटर भरा होना चाहिए, पंपिंग सिस्टम वगैरह हमारा अच्छे से प्रोवाइड किया जाना चाहिए। एलेइंग वर्ड का एक यूज़ किया गया है, एक चीज़ याद रखिएगा, एलेई का मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस स्ट्रांग, ठीक है। हमें इस तरीके से काम करवाना है कि वहाँ पे जो वर्किंग्स हैं, जो भी डस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो उसको जितना कम हो सके हम उतना कम कर सकें, ठीक है। एक चीज़ और है, वाटर गैस एक्सप्लोजन। वाटर गैस एक्सप्लोजन क्या होता है, मैंने इसके बारे में आपको बता दूं। वाटर गैस एक्सप्लोजन जो होता है ये बेसिकली मिक्सचर किसका है, कार्बन मोनोऑक्साइड का, CO का और हाइड्रोजन गैस का, ठीक है, H2, वाटर गैस एक्सप्लोजन, ठीक है, जिसमें कि जो फ्यूल गैसेस होती हैं वो जब सिंथेसाइज हो जाती हैं, सिंथेसिस गैस जिसे कहते हैं, ये प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। अब ये अकर क्यों होता है, ये जब वाटर शिफ्ट रिएक्शन होता है, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन जब होता है उसके कारण ये अकर होता है। इसके डिस्कवरी किसने किया था, फेलिस फोंटाना ने किया था 1780 में, ये एक इटालियन फिजिसिस्ट हैं। और 1873 में SC लॉ ने किया था, जिन्होंने लॉस गैस प्रोसेस के थ्रू इसके बारे में समझाया था, जैसे कि जिसमें ये कहा था कि CO प्लस H2O gives CO2 प्लस H2, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है, वाटर गैस एक्सप्लोजन की, ठीक है। तो मैंने आज आपको हर एक चीज़ बता दी है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।